तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो पिछले सेमिनार में भी आप लोग थे और इस समय सेमिनार में भी आज यहाँ पाटलिपुत्रा में हो रहा है। तो उसमें जैसा थीम के बारे में जो उद्घाटन सत्र हुई थी उसके बाद उस समय में हम लोग सब कुछ जाने कि ये राष्ट्रीय कार्यशाला है जो कि हमारा एक फ्लैगशिप स्कीम है, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, और उसके अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसका जो हमारे उद्यमियों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज के बाजार की जो परिस्थिति है, जो मार्केटिंग की जो हमारी एमएसएमईज की जो समस्या है, उसको किस प्रकार से हम लोग कोप अप कर सकते हैं, उस स्कीम के बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट आपको होगा तो आप पूछिएगा मेरे से। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली भारत जो हमारे उद्यमी होते हैं, जब हम कोई यूनिट सेटअप करते हैं तो हमारे बीच सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? उद्यम सेटअप करना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, उसकी व्यवस्था है। आप अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी, आपको वो लेके आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं होगा, तो आप अपने रिक्वायरमेंट को किस प्रकार से मीट करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इंटरप्राइज को चलाने के लिए जो होता है वो होता है उसका मार्केटिंग। आपको रेवेन्यू आना चाहिए, और वो रेवेन्यू किस प्रकार से आएगा? जब आपका जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो पब्लिक तक पहुंचे, आपका जो प्रचार प्रसार हो वो पब्लिक तक हो, लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में जाने, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में जाने, और फिर आपको वो ऑर्डर करें, उससे आपका रेवेन्यू आएगा, आपकी इंटरप्राइज का कैश फ्लो होगा। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम एक फॉर्मुलेट की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो हमारे वर्तमान उद्यमी हैं, जो हमारे उद्यमी काम कर रहे हैं, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से मार्केट मिले। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई गई थी 2012, जिसके अकॉर्डिंग 25% प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा सभी सरकारी कार्यालय या जो सेंट्रल सीपीएसईज हैं उनके लिए मैंडेटरी की गई कि आपके एनुअल प्रोक्योरमेंट का 25% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदना है, जिसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी सरकार के माध्यम से किया जाता है, भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है। उसके साथ साथ और क्या क्या इसमें किस प्रकार से आपका मार्केटिंग होगा, अगर वो आप जाने किस प्रकार से आपके मार्केटिंग की समस्या किस प्रकार से दूर होगी, आपकी कैसे लोग जानेंगे, तो उसका एक उपाय है कि अगर हमारा नेशनल लेवल एग्जीबिशन लगे, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगे या इंटरनेशनल लेवल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे उपभोक्ता, बहुत सारे B2B बिजनेस जो B2B बिजनेस है वो आते हैं। तो इससे एक चैनल खुलता है, हमारे उद्यमियों का जो मार्केट का जो समस्या है, उनके ऑर्डर की जो समस्या है, वो उस एग्जीबिशन लगाने से दूर होती है। तो इसी चीज को समझते हुए एक भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है, उसके अंतर्गत डोमेस्टिक ट्रेड फेयर जो ऑल ओवर इंडिया में लगता है, वो अगर हमारे मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड है, हमारे मंत्रालय के द्वारा वो अगर अनुमोदित है, तो उसमें जो स्पेस रेट हमारे रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो लगता है वो उनको रिम्बर्स हो जाता है। जनरल को वो 80% तक रिम्बर्स हो जाता है, और SC, ST और महिलाओं को 100% तक रिम्बर्स हो जाता है। उसके साथ साथ उसमें जो कॉन्टिजेंसी चार्जेस होते हैं, जो आपका एडवर्टीजमेंट के लिए आप ब्रोशर बनवाते हैं या बैनर बनवाते हैं, या आपके आने जाने का जो AC टायर का फेयर है या इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है किसी एक उद्यमी के लिए, वो आपको उसका जो खर्चा होता है वो 25,000 तक उसमें रिम्बर्स हो जाता है। और ये व्यवस्था एक
वित्तीय वर्ष में 2 बार ली जा सकती है। और इसमें जो क्लास ए सिटी है उसमें आपका 1.5 लाख तक का रिइंबर्समेंट होता है, जो कि 25,000 जो कॉन्टिजेंसीज है उसको मिला के ये 1.5 लाख होता है। और ये 1.5 लाख तक का रिइंबर्समेंट स्टोर चार्जेस प्लस कॉन्टिजेंसी चार्जेस ये रिइंबर्स हो जाता है। जो क्लास बी सिटी है उसमें 80,000 तक का स्टोर चार्जेस प्लस कॉन्टिजेंसी चार्जेस जो होते हैं वो रिइंबर्स हो जाता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात ये है जो फेयर हमारे मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड है, हमारे मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित है, वही फेयर का रिइंबर्समेंट आपको मिलेगा और एक वित्तीय वर्ष में 2 बार मिलेगा। तो ये एक कंपोनेंट है, जैसा इसमें लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल एमएससी इन डोमेस्टिक ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में कहीं भी फेयर लग रहा है, आपको जस्ट करना ये है कि आप हमारे वेबसाइट mymsme.gov.in में जाएंगे और वहां पे न्यू इवेंट्स करके एक टैब आएगा, उसको आप एक्सेस करेंगे। वहां पे जितने सारे ऑल ओवर इंडिया के अप्रूव्ड फेयर्स हैं और जिसमें आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके माध्यम से आप सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टॉल चार्जेस के जो ऑर्गेनाइजर, डोमेस्टिक ट्रेड फेयर के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको सबसे पहले आप पेमेंट करेंगे। मैं एक बार फिर से बताऊं कि ये रिइंबर्समेंट स्कीम है। रिइंबर्समेंट स्कीम का ये मतलब हुआ कि पहले आपको पे करना है और फिर आपको जब पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आपको रिइंबर्समेंट की जाएगी। तो इसमें इसमें एक वित्तीय वर्ष में, जैसा इसमें लिखा हुआ है, एक वित्तीय वर्ष में इसमें 2 बार तक आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो ये सीलिंग है, जो कॉन्टिजेंसीज प्लस स्टोर चार्जेस की जो सीलिंग है वो क्लास ए सिटी में 1.5 लाख की है और क्लास बी सिटी में 80,000 तक की है। महिलाओं के लिए 100% रिइंबर्समेंट है, महिलाएं SC ST उनके लिए 100% रिइंबर्समेंट है। बाकी कैटेगरीज के लिए 80% तक का जो स्टॉल चार्जेस है वो आपको रिइंबर्स हो जाता है। तो वो ये एक कंपोनेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड, दूसरा कंपोनेंट है कि हमारे मंत्रालय के द्वारा अगर कोई फेयर ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे हर एक वर्ष IITF एक प्रगति मैदान में लगाई जाती है, तो वो हमारे मंत्रालय के द्वारा स्पॉन्सर होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हमारा मंत्रालय करता है तो उसमें अगर विमेन है तो उनको अपफ्रंट उसमें सब्सिडी दी जाती है, उसमें आपको स्टॉल चार्जेस नहीं पे करना होता है। तो वो पहले से आपको इंटीमेट किया जाता है हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस के द्वारा। और या जो भी हम लोग के संपर्क में रहते हैं या हमारे वेबसाइट्स को जो देखते हैं, हमारे वेबसाइट्स में ये चीज़ अपलोडेड रहते हैं। और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कोई फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें डायरेक्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहता है। 2 तरह से फेयर ऑर्गेनाइज होता है। एक है कि कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन जो करना चाहते हैं वो अपना प्रस्ताव हमारे पास भेजते हैं, अपना प्रपोजल हमारे पास भेजते हैं। वो उस प्रपोजल को हम लोग क्या करते हैं कि अपने मंत्रालय भेज के उसका अप्रूवल ले लेते हैं कि वो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फेयर्स में आ जाए। और फिर हमारे जो MSCs हैं, जैसा यहाँ पहले भी बहुत सारे फेयर्स लगे हैं, बिहार महिला उद्योग संघ के द्वारा एक दशहरा, एनुअल दशहरा मेला लगा था सितंबर के महीने में 26 से लेकर 30 सितंबर तक। उसके बाद हमारे WECS एसोसिएशंस के द्वारा लगा था 2 से लेकर 5 दिसंबर तक एक फेयर लगा था। और अभी एक और फेयर लगने जा रहा है जो कि गया में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 24, 25, 26 फरवरी को। तो उसकी जो अंतिम तिथि है वो 17 फरवरी है। और उसमें भी वही सारी चीजें हैं कि जो रजिस्टर्ड MSCs हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले वो जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे उसमें दैनिक जागरण ऑर्गेनाइजर है, तो दैनिक जागरण को आप लोग पेमेंट करेंगे, वो आपको पेमेंट रिसीट देंगे। पेमेंट रिसीट के माध्यम से आप ऑनलाइन पहले फेयर में अप्लाई करेंगे। फिर वो हमारे एक कमेटी बनी हुई है जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसको शामिल करके एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, जो जितने रिसीव्ड एप्लीकेशंस ड्यू डेट तक रिसीव होते हैं उनको हम लोग रिकमेंड करके अपने मंत्रालय भेजते हैं। फिर मंत्रालय फेयर ऑर्गेनाइज होने के बाद उस एप्लीकेशंस को अप्रूव करता है। फिर अप्रूव हो जाने के बाद
क्लेम फॉर्म का ऑप्शन आपको ऑनलाइन दिखता है, जिसमें आप क्लेम फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म अपलोड होने के बाद मंत्रालय से सैंक्शन आता है और फिर आपका पेमेंट होता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो इसका एक कंपोनेंट है वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका मकसद ये होता है कि जो बायर और सेलर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना। बायर की क्या रिक्वायरमेंट है वो सेलर जाने, सेलर जो बायर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को दे पाए, उसकी क्लैरिटी उनके पास रहे। इन सारी चीज़ों को, इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जीबिशन रहता है, जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं, जो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो सर्विसेज को एग्जिबिट कर सकते हैं, और उसमें सारे सेंट्रल पीएसयूज, सारे भारत सरकार के कार्यालय जो उस क्षेत्र के हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके हिसाब से उनको एक मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने का, अपने सर्विसेज को एग्जिबिट करने का और अपने बारे में लोगों को बताने का। क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक आपका जो निर्माण का जो वस्तु है वो कैसे बिकेगा और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो कैसे लोग अवेल करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लोगों की सहूलियत के लिए होना चाहिए। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो भी जैसे जोमेटो आया या ओला आया, तो ये सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आया। तो उसके बाद लोग उसके बारे में जाने और फिर आज हम लोग फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते हैं। आज से 10 साल पहले ये चीजें काफी मुश्किल हुआ करती थी। मेरू कैब हुआ करता था उस समय, या और भी बहुत सारे कैब्स होते थे, लेकिन आज वो चीज बहुत सारे लोगों के आम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वो चीजें आई और लोग इसके बारे में जाने और उनका मार्केट आगे बढ़ा, उनका बिजनेस स्केल अप हुआ। तो उसी का एक प्रयास है इस वेंडर डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग अपने एंटरप्राइज को स्केल अप कराने में, उनको ऑर्डर दिलाने में हम लोग का एक छोटा सा एक प्रयास रहता है, ताकि उनका जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस हैं वो स्केल अप कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद एक सबसे ये नया कंपोनेंट हमारे इस स्कीम में डाला गया है, जिसका जो पहले भी था लेकिन बीच में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइज के लिए बारकोड स्कीम लाई गई है। हमारा जो इन्वेंटरी हम लोग मैनेज करते हैं या बिलिंग हम लोग करते हैं, तो उसके लिए ये बारकोड लेना खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे चीजें काफी सहूलियत हो जाती है उनको अपनी इन्वेंटरी मैनेज करने में, अपना बिजनेस मैनेज करने में। तो इसमें सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए ये लाई गई है, और इसमें जो GS1 रजिस्ट्रेशन का फी है और 1000 तक का जो बारकोड है वो आप इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं, और इसमें 80% तक का रिइंबर्समेंट जो है वो किया जाता है। तो आप समझ से अनुरोध है कि आप बारकोड जो भी माइक्रो इंटरप्राइज हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और जो भी इसका रिइंबर्समेंट का स्कीम है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कार्यालय विजिट करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक मंत्रालय के द्वारा एक ये डिवाइस किया गया है, और इसका मकसद यही है कि जैसे अमेज़न है, एक तो जेम हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दूसरा सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइजेस के मार्केटिंग की समस्या को दूर करने के लिए हमारा एक और एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC। तो उसके माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसमें कोई भी 10 प्रोडक्ट, एक यूनिट जो है वो 10 प्रोडक्ट तक इसमें वर्चुअली रजिस्टर कर सकते हैं, और उसका मार्केटिंग आपको घर बैठे बैठे ऑर्डर मिल सकता है। तो इसके लिए आप हमारे NSIC कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और कल NSIC के भी हमारे पदाधिकारी आएंगे, वो आपको इसके बारे में
विस्तृत रूप से बताएंगे कि क्या क्या आप इसमें सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद नेशनल वर्कशॉप कम सेमिनार है। जैसा मैं ये आज की कार्यक्रम आयोजित हुई है, नेशनल वर्कशॉप है ये, और इसमें अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे जेम रजिस्ट्रेशन हुआ, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम के बारे में हुआ। तो इसका मकसद यही रहता है कि इसके बारे में जो भी हमारे प्रतिभागीगण हैं उसके बारे उनको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए, ताकि वो इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके और अधिक से अधिक लोग इन सारी चीजों से जुड़ सके और स्केल अप कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद रिटेल आउटलेट एक नया कंपोनेंट ये जुड़ा है, और इसका मकसद ये है कि जो आईपीआर में आप एक कंपोनेंट देखे होंगे जीआई प्रोडक्ट्स। अगर कोई भी जीआई प्रोडक्ट्स है जो हमारे उद्यमी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो इस आउटलेट में अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं, अपना आउटलेट खोल सकते हैं, और उससे उनका प्रमोशन हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंस होता है वो 20 लाख तक का असिस्टेंस होता है, और उसमें मेट्रो सिटी में 30 लाख का और क्लास ए सिटी में 20 लाख तक का असिस्टेंस होता है। इसमें 50% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एसपीवी जो बनेगी, जो इस तरह के जो प्रोडक्ट वाले एंटरप्राइज होंगे उनका जो एसपीवी बनेगा, उनका 50% कंट्रीब्यूशन होगा और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से ये रिटेल आउटलेट का कंपोनेंट जो है वो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको बताया गया है कि खासकर ये इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए है, जो प्रपोजल फेयर का अगर कोई फेयर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसका प्रपोजल के लिए इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। जैसे इसमें बताया गया है कि प्रपोजल लेटर होना चाहिए, इसमें कितना स्पेस रेट वो ऑर्गेनाइज करने के लिए ला रहे हैं, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितना स्पेस चार्जेस होगा पर स्क्वायर मीटर। तो ये सारी जानकारी को देते हुए उनको एक रिक्वेस्ट लेटर प्रपोजल हम लोग को हमारे कार्यालय में जमा करना होता है। साथ में अगर कोई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप एंटिटी है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनको सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ जो वेन्यू कंफर्मेशन लेटर है, जो भी वेन्यू मान लीजिए यहाँ गांधी मैदान में आयोजित हुआ या ज्ञान भवन में आयोजित हुआ, तो उसका जो कंफर्मेशन लेटर है कंसर्न अथॉरिटी से, उस प्रपोजल के साथ उसको भी जमा करना अनिवार्य होता है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एमएसएमईज कितने पार्टिसिपेट करेंगे उसका एक जानकारी उनको देना होता है, और जो अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस उनका कुछ है, अगर इससे पहले कुछ इस तरह से लगाए हुए हैं, कोई फेयर लगाए हुए हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनको जमा करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करके आप हमारे कार्यालय में जमा कर सकते हैं, और फिर हम लोग जैसा मैंने पहले बताया कि मंत्रालय में उसका अप्रूवल लेके लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फेयर्स में वो फेयर आ जाता है, तब आपको इनेबल करता है कि आप उस फेयर में अप्लाई कर सकें और उसकी सारी सुविधाएं ले सकें। नेक्स्ट स्लाइड। Who can apply? All registered micro and small enterprises can apply. In a financial year, only 2 times they can apply for this fair. Next. ये जैसे मैं बता रहा था आपको, वेबसाइट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं my.msme.gov.in। ये काफी सरल प्रक्रिया है। आपको जब मैं बोल रहा हूँ अभी बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये कठिन है, लेकिन काफी सरल प्रक्रिया है। जस्ट आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको उसमें अपलोड करने होते हैं। मोबाइल से आजकल हर के पास स्मार्टफोन है, जस्ट आप क्लिक करिए। प्री रिसीट का एक फॉर्मेट है जो जैसे ही फेयर खत्म होता है हमारे कार्यालय के द्वारा ईमेल से आपको सूचित की जाती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। उन सारे डॉक्यूमेंट को बना के जो कंसर्न ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे इनवॉइस लेके, प्री रिसीट लेके, ये एक बात ध्यान देने योग्य है, कोई भी रिइंबर्समेंट जो होगा वो आपकी पेमेंट के अगेंस्ट होगा।
तो जब भी आप कोई भी बिल जमा करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जमा करें, तो जो भी बिल है उसका पेमेंट आप किए कि नहीं, उसका प्रूफ जो होता है वो पेमेंट रिसीट के द्वारा होता है। रिसीट मतलब प्राप्ति, है ना। तो वो जो प्राप्त करते हैं वो आपको रिसीट देते हैं कि इतना रुपया मैंने पाया, तो वो कंफर्मेशन होना जरूरी है, तभी आपका रिइंबर्समेंट हो पाएगा। तो जो भी ये एप्लीकेशन जमा करते हैं, चाहे वो स्पेस रेंट का इनवॉइस हो, चाहे वो कॉन्टिजेंसी बिल का इनवॉइस हो, उन सारे इनवॉइसेस में ये चीज जरूर इंश्योर कर लें कि उसमें पेमेंट रिसीट होना चाहिए। अगर मान लीजिए पेमेंट रिसीट, बहुत सारी दुकान है जो पेमेंट रिसीट नहीं रखते हैं, तो उसमें उनसे लिखवा लीजिए कि पेमेंट मैंने पाया या पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, ऐसा करके उनसे साइन करवा लीजिए। दोनों साइन सेम होना चाहिए, जो इनवॉइस में जो साइन करते हैं उन्हीं का सिग्नेचर प्राप्ति वाला भी होना चाहिए, रिसीट वाला भी होना चाहिए। तो my.msme.gov.in ये सब लोग आप लोग देख लें, उसको एक्सेस करना है। उसमें पीएमएस एक आइकन रहेगा, जो इस तरह से आपको आइकन आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट साइड में, वो आइकन रहेगा, उसमें पीएमएस को क्लिक करना है। पीएमएस क्लिक करने के बाद उसमें एंटरप्रेन्योर्स व्यू एप्लीकेशन आएगा, एक ऑफिस लॉगिन आता है जो सरकारी कार्यालयों के लिए होता है, उसी के बगल में एक एंटरप्रेन्योर्स व्यू एप्लीकेशन आता है, उसको आपको क्लिक करना है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारे आइकन्स आएंगे, बारकोड के आइकन आएंगे, आईटीआर के अलग अलग कंपोनेंट्स के आइकन आएंगे, ट्रेड फेयर, उसके बाद एक डोमेस्टिक ट्रेड फेयर का आइकन आएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आपका दिखेगा, जो फेयर हो चुका है उसका क्लेम फॉर्म आपको दिखेगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद जस्ट फोटो खींचना है, रिसीट का फोटो खींचना है, स्पेस रेंट इनवॉइस का फोटो खींचना है, कॉन्टिजेंसी बिल का फोटो खींचना है, और जो मैंडेट फॉर्म है जिस अकाउंट में आपको पेमेंट आएगा उसका फोटो खींचना है, और उन सारे फोटो को अपलोड करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो हार्ड कॉपी होती है वो आपको ऑफिस में जमा कर देना है। तो काफी सरल प्रक्रिया है और ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो सहजता के लिए बनाया गया है। तो इसको आप जब भी रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसको ध्यान रखा जाएगा, उससे चीजें काफी सहूलियत हो जाती है और प्रोसेस करना इजी हो जाता है, पेमेंट आपको कुछ जल्दी मिल सकता है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि जैसे बिहार महिला उद्योग संघ का एक एनुअल दशहरा मेला है, उसमें 52 एप्लीकेशंस आए हुए, पर फेयर 60 एप्लीकेशंस तक अलाउड है। अब 52 एप्लीकेशंस में आप सोचिए इन सारी चीजों को चेक करने में कितना टाइम लगेगा, किन्हीं का सिग्नेचर मिसिंग रहता है, किन्हीं का पेमेंट रिसीट नहीं रहता है। तो वो सारी चीजें हम लोग उनसे बात करके या जो हमारे कार्यालय आते हैं उनको बता के उन सारी चीजों को करवाने में काफी समय लग जाता है। तो अगर आप लोग ये चीज जान लेंगे तो वो समय हम लोग बचा के आप लोगों का जो पेमेंट है वो एक्सपीडाइट हम लोग करवा सकते हैं। तो आप सबों से अनुरोध रहेगा कि इन सारी चीजों को अगली बार से ध्यान रखा जाएगा, और कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन जितना जल्दी आप लोग कर लेंगे उतना जल्दी पेमेंट आप लोग को मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। इस संबंध में और आपकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जी। बिल्कुल, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये ईएस स्कीम से अलग है, वो आईसी स्कीम कहा जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। उसके अंतर्गत क्या है कि आपको विदेशों में जो भी अप्रूव्ड फेयर है, जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो IC.gov.in करके एक वेबसाइट है, उसमें जो अप्रूव्ड फेयर्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि उसमें डायरेक्ट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 10 जो इंटरप्राइज हैं वो एक साथ अप्लाई करेंगे, वो इंडिविजुअली नहीं अप्लाई करेंगे, वो एक साथ किसी एसोसिएशन के थ्रू अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, BIA है, बहुत सारे आज जो आप प्रोग्राम देख रहे थे उसमें सारे एसोसिएशन के अध्यक्ष, जैसे WECS एसोसिएशन की अध्यक्षा मैम थी, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल साहब थे,
पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके थ्रू एक जो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फेयर है उस बिहार महिला उद्योग संघ को है, तो इन सारे एसोसिएशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि 3 लाख तक का स्पेस रेंट आपको रिवर्स हो जाता है और 1.5 लाख तक का जो आने जाने का एक आदमी का फेयर है वो रिवर्स हो जाता है उस स्कीम के अंदर। वो पीएमएस स्कीम की अलग स्कीम है, इसलिए मैंने इस स्कीम में ये पीएमएस का वर्कशॉप है, मैं उसके बारे में नहीं बताया। अगर स्कीम का प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और जी हाँ, एसोसिएशन अप्लाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बारकोड सबसे पहले बारकोड आपको GS1 एक संस्था है बारकोड के लिए, उसमें आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो भी चार्जेस होता है वो हमारे कार्यालय के द्वारा सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइज, ध्यान देने योग्य बात है, सिर्फ ये माइक्रो इंटरप्राइज के लिए। तो जो GS1 रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है वो आपको रिवर्स हो जाता है और फिर 1000 तक का जो बारकोड है वो आप ले सकते हैं। उसमें जो भी चार्जेस आता है वो आपको रिवर्स हो जाता है। तो आपको GS1 एक संस्था है, उसको आपको कांटेक्ट करना होगा ताकि वहाँ अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा हो गई है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारे लिंक उसका मिल जाएगा। सर एक चीज़ और पूछना है, जैसे कि सपोज कि हमने किसी फेयर को जो हमारे लिए रिलेवेंट है उसको हमने देखा और उसका सिलेक्शन प्रोसेस है या उससे ऐसे ही हो जाता है? नहीं, जैसा मैं IITF का आपका जो ये होगा IITF की तरफ होगा, इसमें कुछ फेयर्स ऐसे होते हैं मैम जिसमें जैसे गवर्नमेंट जो है अगर प्रति मैदान में आयोजित हो रहा है तो वहाँ एक हैंडलर गवर्नमेंट हायर कर रही है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें मान लीजिए 90 उसमें स्टॉल्स हैं, 90 हायर किए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशंस जो है सारे ऑफिस से सारे क्षेत्र से हम लोग मंगाते हैं और फिर लॉटरी सिस्टम, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, 90 का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा लग चांस ये रहता है कि लॉटरी सिस्टम से उनका सिलेक्शन होता है। जिनका भी सिलेक्शन मतलब स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट होते हैं और फिर उनको ये किया जाता है। हमारा फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जिसमें हमने कहा कि 10 लोगों का ग्रुप अगर हम बनाते हैं और उसको लेकर के जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या सिलेक्शन के लिए कोई प्रोसेस है या कैसे नहीं? ICC में आप एसोसिएशन के पास जाएंगे 10, हाँ आप सारा उसका प्रपोजल जो है वो आप पहले लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फेयर से जो ICC के अंतर्गत लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फेयर है उसको आप देख लेंगे। जो मान लीजिए एक फेयर है उसको आपने सेलेक्ट किया, एक फेयर का आप एक प्रपोजल बना लेंगे कि दिस नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस आर पार्टिसिपेटिंग एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे विल एग्जिबिट, और इस टाइप प्रपोजल बना के एसोसिएशन उसका प्रपोजल बनाएगी। वो ऑल आर मेंबर्स who want to participate in that fair, वो लोग वहाँ पे जाएंगे और फिर प्रपोजल बना के एसोसिएशन जो है वो मंत्रालय को सबमिट करेगा। मंत्रालय फिर उसको अप्रूव करके आपको मंत्रालय के अप्रूवल पे बिल्कुल बिल्कुल वो डिपेंड करता है कि कितने सारे प्रपोजल्स आए, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट का जो उनका एक सिस्टम होता है उसके हिसाब से। और अगर उनका सवाल हो जी जैसे आप बताएं कि फरवरी में गया में लगने वाला है, पटना में लगा हाँ लास्ट ईयर, तो ये एक्सपो लगता है कौन लोग लगा सकते हैं, ऑर्गेनाइजर कौन बन सकते हैं, कौन लगा सकते हैं? यूजुअली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जिनका एक्सपीरियंस हो, ये जैसा कि आप चेकलिस्ट देख रहे होंगे
कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो कोई प्रपोजल आता है, तो कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन जिनके साथ फायदा होने का चांस रहता है, वो इंडस्ट्री एसोसिएशन कर सकते हैं। कोई इंटरप्राइज भी उसमें कर सकता है, इंटरप्राइज का पहले प्राइस कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होता है। ये सारे लिखा हुआ था कि कौन कौन से लोग आगे गाइडलाइंस लिखा होगा। ये तो हमारे हमारे ऑफिस मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप लोगों की क्वेरीज खत्म हो गई हो, मैडम प्लीज।